कर्नल अजय रैना जी से हम बात करेंगे कुछ मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, विशेषकर जो आर्मी की बैटल्स हैं उनके बारे में। और बहुत प्रसिद्ध बैटल्स हमारी हुई हैं भारतीय सेना की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उनमें से हम बात करेंगे। एक एक जो हमारी इम्पोर्टेंट जो युद्ध हुए हैं उनमें से एक एक दो जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1947-48। नमस्कार सर, आपको सब दर्शकों को और धन्यवाद बुलाने के लिए। 47-48 का युद्ध तो सर आपको पता है ऑलमोस्ट 15-16 महीने चला था, लेकिन टर्निंग पॉइंट अगर देखें तो सबसे पहला आता है बैटल ऑफ बडगाम। हम शुरू से शुरू करते हैं तो बैटल ऑफ गढ़ी। तो जब ये कबायली लेड बाई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जेसीओ जवान, जब इन लोगों ने मुजफ्फराबाद से उरी की तरफ कूच किया, तो यहाँ से ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे जम्मू स्टेट फोर्सेस के जम्मू कश्मीर के, वो उनके साथ कोई 100 लोग क्या थे, वो जो भी मिला ना इकट्ठा किया, ट्रेड्समैन, कोई कपड़े धोने वाला है, कोई खाना बनाने वाला है, सबको लेके गए थे वो। तो इन्होंने उरी में 100 में से 30 एक प्लाटून वहाँ छोड़ दी उरी टाउन के पास, और आगे पता ही कुछ नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बिकॉज फोर्ट जैक जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फोर्ट जैक ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम। तो जैसे उरी से आगे निकले हैं तो एक गांव आता गढ़ी। गढ़ी में क्या है कि जो रोड आ रही है झेलम के साथ साथ, वो एक ब्लाइंड कर्व है वहाँ पे। तो जब गढ़ी के पास पहुँचते हैं तो गढ़ी में इनको आग लगी हुई नज़र आती है, धुआं उठ रहा है गढ़ी के एक पोर्शन में। गढ़ी झेलम के दोनों तरफ है, तो इधर झेलम है, दोनों तरफ गढ़ी है, और फिर लेफ्ट में ऐसे में सड़क है जो जा रही है चकोटी और मुजफ्फराबाद। तो वहाँ पे इन्होंने जब देखा कि आगे एक्टिविटी दिखी, और फिर देखा बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं दूर से, 700-800 गाड़ी एक लाइन के पीछे लगा के। तो ब्रिगेडियर जिंद्रा साहब ने वहीं पे ऑर्डर दिया। तो एक वर्ल्ड वॉर 2 के ही सूबेदार दुनी चंद थे, उनको बोला कि आप लेफ़्ट चढ़ जाओ ऊपर, क्योंकि जहाँ रोड पे खड़े थे उसके लेफ़्ट में एक छोटा सा माउंट था, पहाड़ी था। और एक कैप्टन पृथ्वी सिंह थे जो एडीसी भी थे महाराजा के, वो भी साथ आए हुए थे, वो ऑफिसर थे नहीं। उनको बोला तू राइट चले जा, झेलम और रोड के बीच में, इधर रोड के लेफ़्ट में दुनी चंद और उसके पीछे पूरा पीर पंजाल है ऊपर। तो जैसे पृथ्वी सिंह आगे जाते हैं ना, उनको 10-12 लोगों के साथ, और रेडियो सेट एक ही होता है इनके पास, तो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब ब्रिगेडियर जिंदा सिंह के पास रेडियो सेट है, उससे वो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी और रेडियो सेट ऑपरेटर के साथ, कोई और था ही नहीं। तो जब कैप्टन पृथ्वी सिंह पहुंचते हैं ब्लाइंड टर्न के पास, तो उनको दिखता है कि वो गाड़ियाँ वहाँ से पहली गाड़ी निकली आगे। तो ये ऑर्डर करते हैं कि जब फायर खोलने के लिए, तो पहली गाड़ी को जैसे हिट होता ना, तो उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ फौज आएगी। उनको तो ये पता था बस मुजफ्फराबाद हो गया, आप तो सीधा ब्रेक लगाएंगे, श्रीनगर में लूट मार करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो दे गेट ए शॉक। तो 6000 थे वो कबायली, और यहाँ पे 70 लोग। तो कैप्टन पृथ्वी सिंह ने देखा जैसे बंदा गाड़ी छोड़ के भागे ना पहले वाले, तो ये सारे उठे, इन्होंने गाड़ी के अंदर कब्जा किया और गाड़ी चला के ब्रिगेडियर जिंद्रा की तरफ आने लगे। अब बीच में जंगल है सर, रेडियो सेट है नहीं, तो अपने जो दुनी चंद की पार्टी ऊपर थी उनको पता नहीं कि अपने बंदे हैं, तो इन्होंने फायर खोल दिया, क्योंकि इनको तो क्लियर था कि सड़क से जो गाड़ी आ रही है दुश्मन की आ रही है, लॉरी दुश्मन की थी, बंदे अपने थे। तो जिन्होंने अपने पार्टी ने फायर खोला तो उसमें लग भी गई, कैप्टन पृथ्वी चंद भी जख्मी हुए। तो फिर ड्राइवर ने अपनी शर्ट निकाल के, बनियान निकाल के झंडा किया। इतने में उस गाड़ी को इतने फायर लग चुका था आगे से कि वो डिसेबल हो गई। तो इन्होंने उस गाड़ी को टेढ़ा करके खड़ा किया और टायर वायर फायरिंग गोलियाँ मार के निकल आए, वो रास्ता बंद कर दिया। तो उसके बाद सर ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह ने देखा कि ये बहुत सारे लोग हैं और उनके पास मशीन गन्स हैं, सब कुछ है। तो इन्होंने विड्रॉ करने का डिसीजन ले लिया। पृथ्वी सिंह जो थे पहले वो इंजर हो रखे थे, ये वापस आने लगे। दुनी चंद को पता ही नहीं कि नीचे विड्रॉल शुरू हो गया है, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं थी सर। तो वो दुनी चंद और उसके साथ 20 जवान पूरा दिन सर वो लड़ते रहे। ये सुबह 11 बजे के आसपास कांटेक्ट शुरू हुआ था, रात होने तक उनमें से 2 ही बंदे बचे जो कि जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया था। उसमें से एक जो है वो बाद में वो JNK पुलिस में DSP भर्ती हुए और उनको पद्मश्री मिला है, और साहित्य वो बहुत अच्छे वो हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। क्या नाम? उनका नाम है प्रद्युमन सिंह। तो ये वो बैटल है, इसको किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। आई थिंक जो हमारी बुक के मैंने और जनरल जमाल ने लिखी थी मिलके, वैलर एंड बिट्रेयल, वो एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी में, जहाँ हम 300 लीजेंडरी बैटल करते हैं पर्शियन और उनकी,
इसमें ये फ़र्क था कि इनके पास कोई डिफेंस नेटवर्क नहीं था, कोई मोर्चा नहीं खुदा था, कुछ भी नहीं था, और हथियार भी कितना था, उसमें एमुनिशन 2-2 मैगज़ीन, क्योंकि इनको पता ही नहीं था आगे से क्या आ रहा है। और लोग मिले जुले, कोई टुकड़ी भी कोई ऐसी नहीं कि जिसने इकट्ठा ट्रेनिंग किया हो, सारा मिक्स लॉट। मगर वो जो पूरे दिन का डिले किया ना इन्होंने, उस डिले के चक्कर में पीछे इन्होंने उरी का ब्रिज जो था उसको रात को तैयार कर दिया उड़ाने के लिए, जो कि अगले दिन उड़ा दिया था, जिससे वो 3 दिन और डिले हो गए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज अगर ये गढ़ी की बैटल ना होती, और वो तो शाम तक उन्हें श्रीनगर पहुंच जाना था सीधा, और गढ़ी की बैटल ना होती तो उरी का पुल भी नहीं उठता, बिकॉज जो उरी का पुल को तैयार करने में रात को जो उनको टाइम चाहिए था वो गढ़ी की बैटल ने इनको दिया। और उसके बाद फिर दूसरी जो हुई वो बडगाम की हुई सर। बडगाम जो एयरफील्ड के बगल में, इनको कबायलियों को समझ आ गया था कि ये जो अभी हमें एयरफील्ड को कब्ज़ा करना ज़रूरी है, बिकॉज भारतीय सेना का आने का तरीका एक ही रास्ता था, रावी पुल के ऊपर, लाइक आई सेड पहले, रावी पे तो पुल था ही नहीं था। ब्रिज था ही नहीं, तो वहाँ बोट का ब्रिज बनना था, तो इट वुड हैव टेकन टाइम। तो उनका तो एम था कि भाई सीधा महाराजा को पकड़ना और साइन करवाने। तो उस दिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनका एक हाथ प्लास्टर में था, वो दिल्ली में थे और यहाँ से रातों रात जैसे इवैक्यूएशन चल रही थी बाई एयर लैंड की, तो उनकी बटालियन अभी पहुँची नहीं थी पूरी। तो उस दिन खबर आई कि बडगाम एयरफील्ड के आसपास कोई 1000 के आसपास ये जो सो कॉल्ड कबायली आ चुके हैं। इनका जो लीडर था ना, वो था वो मुस्लिम लीग का जो आर्म्ड विंग था, जिसका नाम था मुस्लिम गार्ड्स। हाँ, मुस्लिम गार्ड्स का जो हेड था ना, तो मुस्लिम नेशनल गार्ड्स, तो वो ही वॉज लीडिंग दिस, बिकॉज जब बाद में कभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बारामूला में जब इनको 27 तारीख को रोका गया सुबह, पट्टन और बारामूला के बीच में, तो पट्टन के आगे आ नहीं सके। तो कुछ लोग जिनको लूट मार के से कम लेकिन मिशन पे ज़्यादा था, तो उसमें जो खुर्शीद था, उनका मेजर खुर्शीद, मुस्लिम गार्ड्स का जो हेड था, वो लगभग 1000 बंदे लेके पैदल पीर पंजाल के नीचे से होते हुए वो पहुंच गया बडगाम मतलब एयरफील्ड। तो ये खबर जब आर्मी को मिली फील्ड के अंदर, एयरफील्ड के अंदर, तो 2 कंपनीज बाहर गई पेट्रोलिंग करने के लिए। तो उसमें जो मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी थी, उनका काम था जाना, और जब दूसरी कंपनी वापस आएगी बाद में वापस आएंगे। तो दोनों कंपनीज आती हैं सर, पहली कंपनी वापस आ जाती है। जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो सामने खेतों में और नालों में कुछ लोग होते हैं काफ़ी सारे, बडगाम विलेज के जस्ट बाहर। तो मेजर सोमनाथ उनको पूछते हैं भाई तुम कौन हो, तो वो कहते हैं हम तो डर के मारे छुपे हुए हैं, क्योंकि कबायली आ गए हैं, तो हम अपना घर बार छोड़ के नाले में छुपे हुए हैं। पर वो एक्चुअली सारे वही थे, कबायली और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले। एंड जब ये कंपनी को उठने का ऑर्डर दिया कि आप भी निकलो यहाँ से वापस आओ, तो एकदम से वो हमला करते हैं। तो देयर एज़ पर वन काउंट 800 और 1000 के बीच में थे। ये 100 लोग थे और कंपनी कमांडर का हाथ प्लास्टर में था, मगर ये फिर वहाँ पे डटे। पूरी की पूरी कंपनी इनकी कोई बचा नहीं, सारी कंपनी मारे नहीं गए, ज़ख्मी हुए। लेकिन उस बैटल में बाद में एयरफोर्स ऊपर से आई, तो उनको पता नहीं चल रहा था होना क्या, तो फिर उन्होंने देखा कंपनी कमांडर का प्लास्टर वाला हाथ, तो उनको ये समझ आ गया कि ये अपने हैं और ये दुश्मन है, बिल्कुल साथ गुत्थम गुत्था हो रखे थे। तो उस लड़ाई में इनकी बहुत कैजुअलिटी हुई इस कंपनी की। फोर कमाऊँ की जो कंपनी थी उसकी ऑलमोस्ट 20-25 से ऊपर जवान मारे गए थे और बाकी सारे जख्मी, बचा कोई नहीं था, गोली खाए बिना कोई नहीं आया। फोर कमाऊँ का ये इनका था। तो वो जो बैटल थी उसने एयरफील्ड बचाया, अगर और उसमें खुर्शीद ज़ख्मी हो गया और खुर्शीद फिर वापस इवैक्यूएट होके वापस चला गया। तो उनकी लीडरशिप को बहुत बड़ा हर्ट हुआ और उनका जो मिशन था श्रीनगर एयरफील्ड लेने का, वो भी उनका रह गया। अच्छा, ये कर्नल नारायण सिंह को जिसने धोखे से मारा था, मेजर था, उसका क्या नाम था? उसमें 2-3 थे, एक तो अफजल था, एक असलम था, और असलम तो बाहर से आया था, लेकिन उनका खुद का जो उनका 4 जैक का जो उसका नाम सेकंड ऑफिसर था, नहीं सेकंड कमांडिंग, वो कंपनी कमांडर था, एक कैप्टन और मेजर थे यंग वाले। तो उसका नाम आप मेरे को नाम पूछोगे तो मैं निकल जाएगा दिमाग से, आ जाएगा सर। तो उन्होंने तो अपना खुद साथ होकर धोखा दिया ना। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको अहमदाबाद में भेजा था देखने के लिए, वहाँ पूरा कैंप लगा हुआ था, 10,000 से ऊपर कबायली थे वहाँ पे, और उसने आके बोला कुछ नहीं है, सब झूठ है। और फिर तीसरी जो टर्निंग पॉइंट हुई उस वॉर की, जब हम कश्मीर को बचाने की बात करते हैं, उसके बाद आपको पता है नौशहरा में होती रही, परमवीर चक्रा वहाँ मिला कैप्टन राणे को, इधर नीलम वैली में परमवीर चक्र मिला, तो वो तो चलता रहा। लेकिन जो की बैटल हुई थी वो थी शलातेंग की। ये हुई शलातेंग 7 नवंबर को हुई थी।
क्योंकि बडगाम की बैटल के बाद जब उनकी खुर्शीद को लग गई और थोड़े पीछे हट गए, तो जो नए ब्रिगेडियर साहब आए थे, जो एक तो जो पहला ब्रिगेड कमांडर वहाँ बन के गया उसको गोली लगी पहले दिन ही, ब्रिगेडियर कटोच को। तो फिर ब्रिगेडियर एलपी सेन को, लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रमोट करके भेजा था रातों रात। और उसके बीच में जनरल हरबख्श सिंह जो थे उस टाइम कर्नल थे, वो बीच में बने थे। 3 दिन में 3 कमांडर बने थे, काफ़ी क्यास था उस टाइम। तो ब्रिगेडियर सेन ने ये देखा कि पटन में तो रोक के बैठे हुए थे पूरा लगा के नाका ना, पटन के आगे आने नहीं दे रहे थे, रोड बंद कर रखी थी, बारामूला और श्रीनगर के बीच में पटन है। लेकिन उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि एक इनका तो एक कॉलम तो पीछे बडगाम पहुंच गया, दूसरा कॉलम इधर बांडीपुरा से होता हुआ आ रहा है। तो उनको समझ आ गई कि अगर मैं यहाँ डटा रहूँगा तो ये ना हो कि हम यहाँ डटे रहें और पैसे कश्मीर श्रीनगर सिटी को लूट लें। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सारी फौज पीछे आ जाओ वापस। शलातेंग इज़ आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर सिटी, और वहाँ पानी की चैनल थी, बस इतना ही था। बोला इस पर डिफेंस ले लो। तो शेख अब्दुल्ला जी नाराज़ हो गए। शेख अब्दुल्ला बोला ये तुमने क्या कर दिया, मेरा कश्मीर छोड़ दिया, बाकी कश्मीर को तो लूट लेंगे वो। तो उसने कहा मेरे पास जितने ट्रूप्स हैं उनसे बेस्ट मेरे पास सोल्यूशन यही है कि मैं कश्मीर श्रीनगर टाउन को बचाऊं, जो आपका सबसे बड़ा पॉपुलेशन एरिया है, और बाकी देखते हैं। फिर बाकी क्या था कि जो सिख विलेजेस थे ना बारामूला के आसपास, वो लड़ रहे थे अपने लेवल पे बिना किसी सपोर्ट के। तो और कर्नल हरबख्श उस टाइम क्योंकि कर्नल थे, तो वो ब्रिगेडियर एलपी सेन आने के बाद उनके डिप्टी कमांडर बन गए, बीच में ऑफिशिएटिंग कमांडर थे। वो ट्रैकिंग करके ना उन्होंने सारा इलाका, उनको ट्रैकिंग के शौकीन थे, तो उनको कश्मीर का पूरा पता था, जियोग्राफी मैप्स इनके पास थे ही नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि जब ये शलातंग में आके डिप्लॉय किया ना, तो 3 टैंक जो लाइट टैंक जिसको आप टिन वाले खोखे वाला होता है ना, तो 7 कैब वाली, ये इनकी आर्मर्ड कार्स थी बेसिकली, टैंक्स नहीं थे, आर्मर्ड कार। इनको पेट्रोलिंग पे भेजा हुआ था सोनामर्ग की तरफ, कंगन की तरफ, श्रीनगर डल लेक के साथ साथ। तो जैसे ही पता चला कि यहाँ पर बिल्डअप हो गया, शलतंग के सामने सारे आ गए और भी अटैक होने वाला है, तो कर्नल हरबख्श को इतना पता था कि ये जो पीछे से एक रास्ता आता है कंगन से, अगर वो लेफ़्ट मुड़ जाएँ, जेलम क्रॉस करें, तो वो बारामूला और कबायलियों के फ्रंट के बीच में आ जाएगी आर्मर कार। तो ना वो यंगस्टर जो था न्योल, कैप्टन न्योल, उसको बोला कि तू वो कंगन मत जा, तो जेलम क्रॉस कर और बारामूला रोड पे आ जा और वहाँ से वापस श्रीनगर की तरफ आ। तो अभी सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, कोई 170-80 जवान, सामने 6000, पूरा मजमा लगा हुआ है, और फिर मोटर फायरिंग MMG शुरू हो गई। पीछे से 3 टैंक आते हैं आर्मर्ड कार्स। अब ये सारे जो पटन में जब ब्लॉक लगा हुआ था ना, तो इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी जनरल अकबर खान को, कि खुर्शीद ने कहा था कि यहाँ पे आर्मर्ड कार भेजो, क्योंकि इन्होंने रोड बंद कर रखी है, तो टैंक आएगा तो मार के निकल जाएगा। इनको लगा सबको कि ये अपने टैंक आ गए पाकिस्तान के। अच्छा। तो सेलिब्रेट करने लगे, वेलकम करने लगे टैंक्स को। हाँ। तो टैंक के जो आर्मर्ड कार के अंदर बैठे थे अपने बंदे, उन्होंने खोली फिर मशीन गन। तो आगे से सिख रेजिमेंट के जवान और कुमाऊं राइफल के जवान, और पीछे से वो 7 कैव के टैंक्स, उनके बीच में सैंडविच हो गए। ऊपर से आ गई एयरफोर्स। 20 मिनट में सर, शॉर्टेस्ट बैटल एवर फॉट, 20 मिनट, इधर 160 उधर 6000, सब खत्म। 6000 के 6000 सारे वो निकल लिए सर। ऐसा हुआ था कि वो ऊपर से जब एयरफोर्स आई ना सर, वो लेके आए नेपाम, जो आपके ऊपर पड़ता है आप जल जाते हो। तो वहाँ ना मक्की काट के, गांव खेतों में मक्की काट के वो बनाते नहीं है सर, एक झुंड सा ऐसे मक्की का खड़ा करके, जब दाने निकाल लेते हैं तो वो फॉडर के लिए। तो वो कबायलियों को जब कोई जगह नहीं मिली ना सर, क्योंकि वो वैली इज़ ओपन, तो वो उसमें घुस गए, मक्कियों के उसमें। ऊपर से नेपाम पड़ा, तो अंदर ही रोस्ट हो गए काफ़ी सारे। तो फिर मतलब 6000 लोग जन्नत जाने से मरहूम हो गए सर। सारे मरे तो नहीं, लेकिन उनका जो 20 मिनट की लड़ाई में कुछ 600 कुछ उनके मारे गए, और बाकी सारे भाग गए सर। जिसके पास गाड़ी थी घुमा के उल्टा वापस। वो बैटल थी जिसने कश्मीर श्रीनगर को बचाया, और उसके बाद में फिर उनको खदेड़ने का काम शुरू किया। तो हमारे पास गाड़ियों में पेट्रोल ही नहीं था क्योंकि कश्मीर में बंद कर रखा था ना, सप्लाई बंद कर रखी थी जिन्होंने 1.5 महीने से। तो इनके पास गाड़ी, इनको चेज करने के लिए इनके पास पेट्रोल और डीजल नहीं था गाड़ियों का। तो रात को पकड़ के लोगों के घरों से गाड़ियों खाली कर इकट्ठे की। तो अगले दिन ये पहुँचे हैं फिर बारामूला, और 14 नवंबर को उरी फिर कैप्चर कर लिया था। एंड उसके बाद आपको पता है उनको फिर पुंछ भेज दिया, नहीं तो मुजफ्फराबाद अगले दिन 24 घंटे के अंदर मुजफ्फराबाद वापस आ जाना चाहिए था। वो फिर शेख अब्दुल्ला की वो। और 47 के एक और इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है सर, वो है बैटल ऑफ जोजिला। जोजिला में आप अगर जाएंगे तो अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वल्नरेबल हो सर। एक तो पास है, पास के 2 कंधे हैं, उसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था, और नीचे जैसे जाएँ तो बहुत, मतलब
आप ये मान के चलिए कि 1 महीना लगातार कोशिश की गई, लेकिन सारे विफल हो गए अटैक्स, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। और ये कहाँ से आके बैठ गए थे आके जोजिला पे? ये द्रास से, ये जो रोड नहीं हम देख रहे थे शिंगो वैली रोड, इधर से क्रॉस ओवर, तब तो रोड थी नहीं, तो इन्होंने देवसाई से उतरे नीचे। इनका ये प्लान था कि एक कॉलम उनका जाएगा ये जो गिलगित स्काउट्स का, वही असलम जो कर्नल पाशा बन के आ गया उस टाइम, तो एक उसने कॉलम उतारा था गुरेज वैली में, और एक जो बाकी मेजर उसका जो आया था वो था जोजिला, द्रास और कारगिल। ये तीनों कैप्चर कर लिए थे उसने, कारगिल उनके पास है, द्रास उनके पास। तो फिर कर्नल स्पैरो जो राजेंद्र सिंह स्पैरो लेटर जनरल, तो वो उनकी जो यूनिट थी 7 कैब, तो उनको पूछा गया कि भाई पॉसिबिलिटी है टैंक लेके जाने। तो जो टैंक्स जो थे ना सर, उनकी मैन्युफैक्चरर ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी हाइट पे टैंक जाएगा। इनफैक्ट जो हमारा जहाज़ लैंड किया डकोटा ले में, तो वो जो डकोटा कंपनी ने मना कर दिया था, बोले दिस एयरक्राफ्ट इज़ नॉट सपोज टू ऑपरेट एट दैट लेवल। तो इन्होंने जुगाड़ करके वाइपर लगाए थे, बिकॉज फ्रॉस्ट जम रहा था। बाबा मेहर सिंह जिसको कहते हैं कमोडोर, उन्होंने उसको लैंड किया था, और गाँव वाले ले में लोग घास लेके आए थे कि जैसे घोड़ा आ गया ऊपर से तो घास खिलाओ, हॉस्पिटैलिटी के लिए ना, उनको पता नहीं था कि ये मशीन। तो उसी तरीके जोजिला में भी इनको था कि टैंक ऊपर नहीं जा सकता, पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं था टैंक। तो जब काफ़ी सारे अटैक सर 1 महीना तक काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, इन्होंने हर किस्म से कोशिश किया, लेफ़्ट से राइट से नहीं हो पाया, तो फिर वो टैंक जो चढ़ाए ऊपर, जगह थी नहीं, इंजीनियर्स ने रातों रात काटा उसको, 3-4 दिन लगे, और 1 दिन की विंडो थी, उसके नेक्स्ट डे स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल शुरू होना था। तो वो डू एंड डाई था, अगर उस टाइम नहीं करते ना सर, फिर तो लद्दाख कट गया था हमसे, लद्दाख नहीं आना था वापस। तो वो कैप्टन SDS जम्वाल है, शरकदेव सिंह जम्वाल, वो थे ट्रुप कमांडर, और फिर 3 टैंक लेके ऊपर चढ़े हैं, और वो चढ़ नहीं रहे थे तो क्रेन से खींचा बड़ा जुगाड़ करके। जब ऊपर पहुंचे तो पाकिस्तान में टैंक देखे ना, तो वो डर के मारे भाग गए। उन्होंने अपने कमांड को ऊपर रिपोर्ट किया कि टैंक्स आ गए। उन्होंने बेवकूफ़ है, जो ज़िला में कहाँ से टैंक आएगा, यहाँ तो खच्चर चढ़ने की जगह नहीं, गाड़ियाँ नहीं चलती थी वहाँ, गाड़ी मोटरेबल रोड नहीं थी पहले, खच्चरें चलती थी सिर्फ। तो वो जो बैटल, वो हिस्टोरिक हाईएस्ट टैंक बैटल एवर फॉट इन द वर्ल्ड।